एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल बायो बाबा। आज के इस लेक्चर में हम एक और इकोलॉजी से इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आए जिसका नाम है कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को हम गॉस हाइपोथेसिस के भी नाम से जानते हैं, या तो फिर आप ऐसा कहिए गॉस हाइपोथेसिस एंड ब्रैकेट में कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। ओके, तो क्या होता है चलिए देखते हैं। बेसिकली ये जो कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल है, इसमें हम किसके बारे में बात करेंगे? इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन के बारे में बात करेंगे। क्लियर? तो चलिए देखते हैं कि किस तरह से हम इसे डिफाइन कर सकते हैं। इसको हम मेन हेडिंग दे देते हैं गॉस हाइपोथेसिस। गॉस हाइपोथेसिस, ओके। और यहाँ पे हम लिख देते हैं कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन, कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल। ओके, प्रिंसिपल। तो बेसिकली हो क्या रहा है इसमें, क्या बोलता है ये हाइपोथेसिस, है ना? इट्स ऑल अबाउट इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन। किसके बारे में ये? इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन के बारे में, इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन के बारे में। ठीक है, गॉस हाइपोथेसिस इज ऑल अबाउट इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन। कंपटीशन क्या होता है और इंटर स्पेसिफिक क्या है? चलिए बहुत ही ब्रीफली डिफाइन करते हैं। कंपटीशन की जब हम बात करते हैं, ओके, जब हम कंपटीशन की बात करते हैं तो कंपटीशन कहाँ पे आता है? कंपटीशन उस जगह पे आता है जब सेम तरह के रिसोर्सेस हो, सेम रिसोर्सेस, सेम शेल्टर, सेम मेटिंग। जब कोई भी दो डिफरेंट स्पीसीज या सेम स्पीसीज, ये तीनों फंडामेंटल जो रिसोर्सेस है, फंडामेंटल थिंग्स है, फैक्टर्स है, यानी कि खाने के लिए, रहने के लिए या मेटिंग के लिए, जब एक ही आपके पास क्या है, रिसोर्सेस एक ही है लेकिन उसको लेने वाले दो हैं, तो वहां पे क्या होगा? कंपटीशन होगा। सिंपल सी बात है, कंपटीशन कहाँ पे होता है? यहाँ पे चीजें कम हो और लेने वाले ज्यादा हो। तो ठीक उसी तरह से यहाँ पे भी होता है कि भाई चीजें क्या है, एक ही है। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे एक टी का एग्जाम्पल लेते हैं। यस, टी का, ओके, टी का एग्जाम्पल लेते हैं। यहाँ पे आप हो ए, जिसको हमने नाम दिया है, यहाँ पे कोई और है जिसको हमने, आपका दोस्त है, बी नाम दिया है। दोनों को टी पसंद है, दोनों को क्या टी पसंद है। तो होगा क्या, या तो आप कॉम्प्रोमाइज कर लो, भाई दोस्त है तो आप कॉम्प्रोमाइज कर लोगे, बोलोगे भाई ऐसा तू पी ले, तो ए क्या कर लेगा, ए उस रिसोर्स को यूटिलाइज कर लेगा। या तो ए बोलेगा भाई बी को, आप अपने दोस्त को भाई चल तू पी ले, है ना? तो फिर क्या हो जाएगा, ए बी को, तब भी जाके बी, यहाँ पे बी को प्रॉफिट हो गया। ये तो एक केस हो गया, कॉम्प्रोमाइज हो गया। यानी कि इसको हम बोलते हैं स्टेबल कोएग्जिस्टेंस। स्टेबल क्या है? कोएग्जिस्टेंस है, कोएग्जिस्टेंस हो रहा है। क्लियर? या तो दूसरा केस क्या होगा, भाई आपका दोस्त आपसे फाइट करे, नहीं मुझे चाहिए, आप बोलो नहीं मुझे चाहिए, तो वहां पे क्या होगा, जो स्ट्रांग होगा, हो सकता है आपका दोस्त आपसे स्ट्रांग हो तो वो आपको मार के गिरा देगा और इजीली चाय पी लेगा। तो क्या हुआ, आप हार गए ना, और अल्टीमेटली आपको मार के भगा देगा। तो कंपटीशन किया आपने कंपटीशन किया और आपको निकाल दिया गया, और बचा कौन? सिर्फ आपका दोस्त अकेले बचा। तो मतलब क्या, कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, कंपटीशन के रिजल्ट के बाद एक्सक्लूसिवली अब वही रह पा रहा है, अब उस पर्टिकुलर एरिया में वही है ना? तो इसलिए हम बोलते हैं इसे कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, जो कि किसके लिए होता है? सेम रिसोर्सेज के लिए। जब चीजें सेम होंगी तब उसके लिए क्या होगा? कंपटीशन होगा। अब ये कंपटीशन दो तरह से हो सकता है। टाइप्स ऑफ कंपटीशन की बात करें तो ये कंपटीशन दो तरह से हो सकता है। या तो हो सकता है कि सेम दो स्पीसीज, सपोज एक पर्टिकुलर ये डॉग है, एक ये डॉग है, ओके, यहाँ पे कोई एक रोटी रखी गई है, ठीक, यहाँ पे रोटी रखी गई है, ओके, या कोई और फूड, ऐसे फूड मान लेते हैं, कोई फूड रखा गया है, ठीक है। यहाँ पे एक और डॉग है, ठीक, ये डॉग 1 है और ये डॉग 2 है। हो क्या है, यहाँ पे फूड रखा गया है, डॉग ए को भी यही फूड चाहिए
बी को भी, डॉग सेकंड है, इसको भी यही फूड चाहिए। तो ये दोनों सेम टाइप के डॉग क्या है, सेम पॉपुलेशन में आता है, एक ही स्पीसीज है। तो विद इन द सेम स्पीसीज व्हेन कंपटीशन विल टेक प्लेस, इट विल से, हम क्या बोलेंगे उसे, ये इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन है। हम क्या बोलेंगे इसे, इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन है। ओके, तो मतलब हमारे पास कंपटीशन का एक टाइप क्या हो गया, एक टाइप क्या हो गया, इंट्रा स्पेसिफिक, क्या हो गया, इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन हो गया। ठीक है, इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन। ओके, क्लियर। दूसरा अब क्या होगा कि हो सकता है यहाँ पे डॉग ना होके, यहाँ पे डॉग ना होके क्या हो जाए, कैट हो, यहाँ पे कैट हो। तो कैट को भी तो वाई फूड हो सकता है पसंद आ रहा हो। सपोज यहाँ पे रोटी ही रखी हुई है तो डॉग को भी रोटी पसंद है, कैट को भी रोटी पसंद है, तो फिर से इनमें कंपटीशन होगा। तो दो डिफरेंट टाइप की स्पीसीज में कंपटीशन हो रहा है। तो जब दो डिफरेंट टाइप की स्पीसीज में कंपटीशन होगा तो उसको हम बोलेंगे इंटर स्पेसिफिक, इंटर स्पेसिफिक, इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन। क्लियर। अगर किसी को याद रखने में प्रॉब्लम हो तो आप ऐसे एस्टिमेट कर सकते हैं, ये कोई नया वर्ड नहीं है, बहुत ही पुराना वर्ड है। आप इंटर और इंट्रा में कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। इंटर जो होता है वो डिफरेंट के लिए होता है और इंट्रा जो होता है विद इन सेम के लिए होता है। फॉर एग्जाम्पल आपने सुना होगा इंटरकास्ट मैरिज। इंटरकास्ट मतलब इंटरकास्ट मैरिज में क्या होता है, कोई दूसरे है ना, एक पर्टिकुलर कास्ट का जो मेंबर है वो किसी दूसरे कास्ट के मेंबर से मैरिज करता है, उसी को बोलते हैं इंटरकास्ट। तो ठीक वही कॉन्सेप्ट भी तो यहाँ पे लगा हुआ है। इंटर स्पेसिफिक मतलब दो अलग अलग स्पीसीज के बीच में कंपटीशन हो रहा है। क्लियर। तो बेसिकली कंपटीशन दो तरह के होते हैं। ठीक, कंपटीशन दो तरह के होते हैं, ये चीजें क्लियर हो गई। और गॉस हाइपोथेसिस किसके बारे में बात करेगा, कंपटीशन के बारे में बात करेगा, लेकिन किस तरह का कंपटीशन, इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन। क्लियर। गॉस हाइपोथेसिस इज ऑल अबाउट इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन। क्लियर। अब देखते हैं कि जब कंपटीशन होगा तो इस कंपटीशन के रिजल्ट क्या क्या निकलेंगे, इस कंपटीशन के क्या क्या रिजल्ट निकलेंगे। देन हम डायरेक्टली ग्राफ के थ्रू एनालाइज करेंगे कि आखिर में जो ये गॉस हाइपोथेसिस है इसने क्या बोला। ओके, तो चलिए रिजल्ट देखते हैं फटाफट। आई होप कि आपको ये सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी, बट अगर आपको कोई चीज डाउट लगता है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ठीक है, तो क्या बोल रहे थे हम कि रिजल्ट की बात कर रहे थे, है ना। रिजल्ट ऑफ इंटर स्पेसिफिक कॉम्पिटिशन, रिजल्ट ऑफ इंटर स्पेसिफिक कॉम्पिटिशन। ओके, तो जब इंटर स्पेसिफिक कॉम्पिटिशन होगा तो हो सकता है कि फर्स्ट ये होगा कि ए जो होगा दूसरे के ऊपर भारी पड़ जाए, है ना। ए इज डोमिनेंट ओवर बी। अगर दो स्पीसीज है ए और बी को हम मान के चले तो फिर क्या होगा, ए हो सकता है बी के ऊपर भारी पड़ जाए, तो बी का क्या हो जाएगा, बी जो होगा वो एलिमिनेट हो जाएगा। बी क्या हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा। या तो यही केस क्या हो सकता है, वाइस वर्सा हो सकती है ना। यही केस क्या हो सकती है, वाइस वर्सा हो सकता है, बी भारी पड़ जाए ए पे। ठीक। या तो भाई ऐसा हो सकता है कि ये दोनों आपस में समझौता करके रहने लगे, ये दोनों आपस में समझौता करके रहने लगे, भाई ऐसा है हमें नहीं लड़ना, बी बोले हमें नहीं लड़ना। ठीक है भाई, दोनों साथ में आपस में, भाई होगा क्या, इसको देखिए जरा। एक ये केस है, इसको हम बोलते हैं ए और बी जो है सपोज दोनों बराबरी में रह रहे हैं। ठीक है, यानी कि स्टेबल कोएग्जिस्टेंस है। क्या है, स्टेबल कोएग्जिस्टेंस है ना। स्टेबल कोएग्जिस्टेंस है मतलब कि किसी को कोई तरह की कोई दिक्कत नहीं है। फॉर एग्जाम्पल होगा क्या, सपोज ये पर्टिकुलर एरिया है, ठीक, ये पर्टिकुलर एरिया है, यहाँ पे एक रेंज ये हो गया, ये स्पीसीज ए का एरिया है, ये स्पीसीज बी का एरिया है। ठीक है, और यहाँ पे ये दोनों क्या हो रहा है, ओवरलैपिंग एरिया है ना। यहाँ पे क्या है, ये ओवरलैपिंग रेंज है, ओवरलैपिंग रेंज है। अब ओवरलैपिंग रेंज है यहाँ पे, तो कुछ समय तक ये देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, रिसोर्सेज सेम हो रहे हैं, मतलब स्पीसीज ए भी उसी चीज को यूज कर रहा है, उसी रिसोर्सेज फूड मटेरियल वही शेल्टर को यूज कर रहा है जो स्पीसीज भी कर रहा है। तो उस समय क्या होगा, देखिए केस क्या बनेगा, ओवरलैपिंग के केस में हम यही देख रहे हैं ना कि हो सकता है कि ए और बी, ए जो हो बी के ऊपर भारी पड़ जाए, तो ये क्या हो जाएगा,
बी जो होगा एलिमिनेट हो जाएगा। दूसरा केस क्या था कि ए और बी दोनों भाई आपस में समझौता करके रहने लगे। तो ये समझौता आएगा कहाँ से? सवाल ये है कि ये समझौता आएगा कहाँ से? ये जो शॉर्ट टर्म का सबसे पहले जो एलिमिनेशन हुआ, एलिमिनेशन जो होगा वो शॉर्ट टाइम में ही हो जाएगा, ठीक है। तो आपको एक बात याद रख, एलिमिनेशन जो होता है वो शॉर्ट टाइम में ही हो जाता है। जैसे ही कोई दो स्पीसीज का आपस में निश ओवरलैप होता है तो वो आपस में कंपटीशन करने लगते हैं, और जो डोमिनेट हो जाता है, जो डोमिनेट होता है वो रिसेसिव वाले को एलिमिनेट कर देता है। तो आपको ये बात याद रखनी है कि जो क्या बोलते हैं, ये जो एलिमिनेशन है, एक्सक्लूजन की जो प्रोसेस है वो शॉर्ट टर्म में होती है। वो क्या होती है? शॉर्ट टर्म है, ओके। और इसी के साथ एक और कंपटीशन के साथ एक और टर्म एसोसिएटेड है जिसको हम बोलते हैं कैरेक्टर डिस्प्लेसमेंट, जिसको हम क्या बोलते हैं? कैरेक्टर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। यहाँ पे मैं लिखता हूँ कैरेक्टर डिस्प्लेसमेंट। कैरेक्टर डिस्प्लेसमेंट, कैरेक्टर डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है आपको नाम से पता चल रहा होगा, कैरेक्टर्स का डिस्प्लेसमेंट हुआ। मीन्स कि जो दो अलग अलग स्पीसीज पहले एक ही चीज के लिए लड़ रही थी, अब वो एक ही चीज के लिए ना लड़के आपस में समझौता कर लिए, तो किसी एक ने उस चीज को छोड़ दिया। ऐसे अपने अंदर कैरेक्टर्स को चेंज किए। हो सकता है कि पहले स्पीसीज ए को केवल रोटी पसंद थी, लेकिन उसने अपने अंदर ऐसे चेंजेस किए कि अब वो रोटी पे नहीं चावल पे भी काम चला सकता है। अब वो रोटी पे नहीं चावल पे भी काम चला सकता है। तो उसने क्या किया? एक एग्जाम्पल, जस्ट फॉर एग्जाम्पल हम इसे एग्जाम्पल के तौर पर समझे। तो फिर क्या हो रहा है? ए ने अपना कैरेक्टर को डिस्प्लेस कर दिया। ए ने अपने आप को सर्वाइव करने के लिए कैरेक्टर को चेंज कर दिया। तो इसे हम बोलते हैं कैरेक्टर डिस्प्लेसमेंट। लोटका वोल्टेरा में हम इसे समझेंगे। ये पूरा का पूरा एसोसिएट, ये सारी चीजें एक साथ एसोसिएटेड है। तो लोटका वोल्टेरा में हम समझेंगे कि कैरेक्टर डिस्प्लेसमेंट का एग्जैक्ट केस क्या होता है और किस तरह से ये किसी इकोसिस्टम में रेगुलेट होता है, ठीक। तो अभी के लिए आपको ये बातें समझ में आ गई कि स्टेबल कोएग्जिस्टेंस कहाँ से आया, ठीक। एक और केस बनता है हमारे पास, एक और केस बनता है हमारे पास जिसको हम बोलते हैं कि अनस्टेबल कोएग्जिस्टेंस। तीसरा केस क्या है हमारे पास? तीसरा क्या है हमारे पास? अनस्टेबल कोएग्जिस्टेंस। अनस्टेबल कोएग्जिस्टेंस है ना, कोएग्जिस्टेंस। यहाँ पे क्या होता है? अनस्टेबल कोएग्जिस्टेंस में दोनों स्पीसीज बड़े हैं। दोनों स्पीसीज क्या है? ताकतवर है। इस केस में क्या है? ए भी ताकतवर है, बी भी ताकतवर है। तो जहां जिसको मौका मिला, ये दोनों आपस में साथ में तो रह रहे हैं, कोएग्जिस्टेंस तो है, दोनों साथ में तो रह रहे हैं। ए भी साथ में रह रहा है और यहाँ पे बी भी साथ में रह रहा है। लेकिन होगा क्या? जहां मौका मिला किसी को तो वो एक को एलिमिनेट कर देगा और वापस से क्या हो जाएगा? कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन हो जाएगा। ये बातें समझ में है आपको, ठीक। अब चलिए देखते हैं कि गॉस हाइपोथेसिस में किस तरह से इन्होंने एक ग्राफ के थ्रू अपने पूरे कॉन्सेप्ट को रिप्रेजेंट किया था अबाउट इंटरस्पेसिफिक कंपटीशन, ठीक। तो चलिए अब आते हैं हम डायरेक्टली ग्राफ्स के ऊपर। तो बेसिकली ये जो गॉस हाइपोथेसिस, गॉस साहब थे, इन्होंने जो एग्जांपल लिया था उसमें इन्होंने पैरामीशियम का एग्जांपल लिया था। पैरामीशियम है ना, कि दो स्पीसीज होती है, एक पैरामीशियम ऑरेलिया वर्सेस पैरामीशियम कॉर्डेटम। पैरामीशियम ऑरेलिया वर्सेस पैरामीशियम कॉर्डेटम। इन्होंने दो अलग अलग पैरामीशियम की स्पीसीज ली और उनको सबसे पहले इंडिविजुअली पैरामीशियम ऑरेलिया को अलग कल्चर में ग्रो कराया, पैरामीशियम कॉर्डेटम को अलग कल्चर में ग्रो कराया। देन उन्होंने क्या किया? पैरामीशियम ऑरेलिया और पैरामीशियम कॉर्डेटम दोनों को साथ में ग्रो कराया। तो केस फर्स्ट जब पैरामीशियम ऑरेलिया और पैरामीशियम कॉर्डेटम दोनों को अलग अलग ग्रो करा रहे थे तो दोनों की ग्रोथ बहुत अच्छी थी। पैरामीशियम ऑरेलिया डोमिनेंट स्पीसीज है तो उसका ग्रोथ बहुत ज्यादा था एज कम्पेयर टू पैरामीशियम कॉर्डेटम। पैरामीशियम कॉर्डेटम जो है बेसिकली होता है कि जब आप किसी बैक्टीरिया को, किसी भी ऑर्गेनिज्म को कल्चर मीडिया में डालोगे तो वो उसके ऊपर डिपेंड करेगा, उस पर्टिकुलर स्पीसीज के ऊपर डिपेंड करेगा कि वो कितना रिसोर्स यूटिलाइज कर पाता है। फिजियोलॉजिकल कंडीशन भी डिपेंड करती है ना। तो बेसिकली होगा क्या कि शुरुआत तो जब आप अलग अलग डाल रहे हो तो पैरामीशियम ऑरेलिया जो है उसका ग्रोथ ज्यादा है, पैरामीशियम कॉर्डेटम का भी ग्रोथ ज्यादा है, मतलब ऑलमोस्ट नियर बाय इक्वल है। लेकिन जब दोनों को साथ में आपने डाला तो क्या उन्होंने गॉस ने क्या नोटिस किया कि पैरामीशियम ऑरेलिया का ग्राफ तो ऊपर की ओर चढ़ रहा है, पैरामीशियम ऑरेलिया का ग्रोथ जो है बहुत तेजी से हो रहा है,
जबकि पैरामीशियम क्वाड्रेटम जो है नीचे से एकदम डाउन होते जा रहा है, मतलब उसकी ग्रोथ रेट में धीरे धीरे कमी आते जा रही है। मतलब ये यहाँ पे आया कंपटीशन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल कि पैरामीशियम ऑरेलिया ने पैरामीशियम क्वाड्रेटम को एक्सक्लूड कर दिया। क्लियर हुआ बात? चलिए इसे ग्राफ के थ्रू समझते हैं। मैंने क्या कहा, मैंने मतलब गॉस साहब ने क्या कहा कि विथ रिस्पेक्ट टू टाइम के साथ यहाँ पे पॉपुलेशन साइज की बात करते हैं, हम पॉपुलेशन साइज की बात कर रहे हैं, ठीक है। टाइम के साथ हम पॉपुलेशन साइज की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इसका जो ग्राफ था कुछ इस तरह से था, ठीक। ये पैरामीशियम ऑरेलिया का ग्राफ है, ये पैरामीशियम ऑरेलिया का ग्राफ है, ठीक है। ये जब इसको सेपरेट रखा गया था, है ना, कल्चर वेसल ए में रखा गया, ठीक, कल्चर मीडियम ए में रखा गया, ठीक। अब होगा क्या, जस्ट सेम एग्जांपल हमने क्या दिया, पैरामीशियम क्वाड्रेटम के लिए लिया, पैरामीशियम क्वाड्रेटम के लिए। तो हमने क्या बोला कि पॉपुलेशन साइज जो है क्या होगा विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, पॉपुलेशन साइज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम क्या होगा, इसमें भी कोई चेंज नहीं आएगा भाई, बहुत अच्छा ग्रोथ है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम ग्रो कर रहा है। लेकिन यही थर्ड बात जो है, तीसरी बात हमने की थी, ये बातें आपको समझ में आई ग्राफ के थ्रू भी, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम दोनों की साइज बढ़ रही है, पॉपुलेशन साइज बढ़ रही है, कोई दिक्कत नहीं है। थर्ड केस देखते हैं क्या होता है, दोनों को कोलैब करते हैं, देन देखते हैं क्या होता है। हमने बोला कि एक क्या होगा, पैरामीशियम ऑरेलिया जो है वो जीत जाएगी, पैरामीशियम क्वाड्रेटम जो होगा वो एलिमिनेट हो जाएगा, ठीक। तो अब देखिए आप खुद ही एस्टिमेट कर सकते हैं, आपको एस्टिमेशन हो गया होगा विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। यहाँ जो नंबर ऑफ पॉपुलेशन है, नंबर ऑफ पॉपुलेशन जो है, पॉपुलेशन साइज जो है ना, पैरामीशियम ऑरेलिया के लिए ये ग्राफ है, पैरामीशियम ऑरेलिया के लिए ये ग्राफ है। ओके, लेट मी करेक्ट इट फर्स्ट, थोड़ा कुछ इधर उधर हो गया। ओके वेट, ओके ठीक। पैरामीशियम ऑरेलिया का जो ग्राफ है ये ऊपर की ओर जा रहा है, पैरामीशियम क्वाड्रेटम का जो ग्राफ है ये नीचे की ओर जा रहा है। तो आप देख रहे हैं ये जो पैरामीशियम ऑरेलिया है इसका ग्राफ ऊपर की ओर है, पैरामीशियम क्वाड्रेटम जो है इसका ग्राफ एकदम नीचे की ओर है। मतलब हुआ क्या, कंपटीशन हुआ यहाँ से, जिसके बाद क्या हुआ, पैरामीशियम ऑरेलिया आगे बढ़ते गया और ये इसको पैरामीशियम क्वाड्रेटम को एलिमिनेट करते गया, और एट द लास्ट क्या हुआ, आपका जो ऑरेलिया है वो कंपटीशन में जीत गया, वो कंपटीशन में जीत गया। ओके, तो पूरी की पूरी यही कहानी थी गॉस हाइपोथेसिस और या तो कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल की। आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा कि गॉस हाइपोथेसिस क्या होता है और उसमें बेसिकली कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या कहना चाहता है। आज के वीडियो लेक्चर में बस इतना ही। अगर आपको कोई चीज़ नहीं समझ में आती तो आप हमें कमेंट सेक्शन में मैसेज कर सकते हैं या हमारे इंस्टाग्राम पेज पे भी आके हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, हम वहाँ पे भी आपको रिप्लाई कर सकते हैं। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।